तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो बायोलॉजी है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो? समय की मद्देनजर रखते हुए हम आपको समय को बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा हम आते हैं सीधा टॉपिक की ओर। अब देखो, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ये है कि बायोलॉजी के बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्या बायोलॉजी का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो मेरे भाई बायोलॉजी है, अब ये जो बायोलॉजी है ना, ये कितने शब्दों से बना हुआ है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायो और एक होता है लॉजी। अब ये जो बायो है ना मेरे भाई, बायो का मतलब होता है आपका सजीव। क्या होता है? बायो का मतलब होता है सजीव। और ये जो लॉजी है ना, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को बायोलॉजी कहेंगे। चलो लिखते हैं, बायोलॉजी लिखो। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? लिखेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत है? यहां तक तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब ये जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है ना, इनको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। ये जो बायो है, बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका बोटेनी और एक होता है जूलॉजी। बोटेनी का मतलब क्या होता है? बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। समझ रहे हो? और जूलॉजी क्या होता है? बोटेनी हो जाता है और जूलॉजी का मतलब हो जाता है आपका जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो बायो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक बोटेनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और एक होता है जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। समझ रहे हो ना? अब ये जो बोटेनी है, अगर इसके जनक के बात करेंगे, आखिर इसके जनक किसे कहा जाता है, तो इसके जनक जो है ना वो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेटस। किसको मेरे भाई? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब ये जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक के बात करेंगे तो इसे अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, अरस्तु को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपने देखा बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका बोटेनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और एक जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बोटेनी है इसके जनक के बात करेंगे तो ये हो जाता है थियोफ्रेटस। समझ रहे हो?
और ये जो जूलॉजी है इसके जनक के बात करेंगे तो ये हो जाता है अरस्तु। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर बोटैनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते किसको है। मेरे भाई इसमें आपको बस इतना याद रखनी है कि देखो, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे ना, उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान कहेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे तो हम लिख भी देंगे। तो देखो वनस्पति विज्ञान तो लिखिए देते हैं मेरे भाई, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, बोटैनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहेंगे। और जिसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या लिखेंगे, लिख लो, जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, क्या कहेंगे मेरे भाई, जंतु विज्ञान कहेंगे। जंतु विज्ञान कहलाता है, कोई दिक्कत है। और इसमें लिख लो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है, कोई दिक्कत है। आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो, चलो एक बार हम रिमाइंड करते हैं पुनः इसको। देखो, बायोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें बायोलॉजी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बायोलॉजी है ना, इसको हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक हो जाता है आपका बोटैनी और एक हो जाता है जूलॉजी। ये जो बोटैनी है ना, बोटैनी के अगर हम जनक के बात करेंगे तो हो जाता है थियोफ्रेटस। जो थियोफ्रेटस है, इसको हम लोग बोटैनी के जनक कहते हैं, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान होता है इनके जनक कहा जाता है। और ये जो जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान कहते हैं कि इसको, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ भी होगा तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हो, और हम जो है वो 110% जो है ना, पूरा दावा के साथ कहेंगे कि हम रिप्लाई आपको देंगे। प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए, अगर मैसेज करिए अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है। चलो हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मेरे भाई, ये थी हमारी बायोलॉजी की बेसिक जानकारी। चलो अब हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, जो क्लास 9th की यूनिट 1 अर्थात जो पहले चैप्टर है उसका नाम है कोशिका। आज हम कोशिका के जो इतिहास है उनके बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हो। और जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर जो भी अंग है, जो कोशिकांग है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो लिखो, क्या है क्लास 9th की, क्या होता है क्लास 9th की बायोलॉजी। क्लास 9th की बायोलॉजी है, चैप्टर का नाम है कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, CALL। क्या कहते हैं कि CELL कहते हैं, CELL कहते हैं, सेल। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब कोशिका होता है। अब मेरे भाई देखो, जो भी चीज हम अभी बताने वाले हैं इसको आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। तो अब देखो, ये जो सेल है ना,
क्या है? सेल। सेल का हिंदी में अर्थ होता है क्या पता है? साइटो। सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब कोशिका होता है, बट इसका हिंदी अर्थ होता है साइटो। सेल का मतलब क्या होता है? साइटो। जब सेल का मतलब साइटो होता है और जब हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो यानी कि लॉजी, मतलब क्या? अब देखो, जो साइटोलॉजी होता है ना, वो कोशिका के अध्ययन कहलाता है। यानी कि सेल का मतलब साइटो होता है और लॉजी इक्वल्स टू साइटोलॉजी, यानी कि जो कोशिका के अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखो, पहले पॉइंट। अब देखो कोशिका आप लिख लिए हो ना, कोशिका लिख लो ऐसे करके, कोशिका लिख लो और अब पॉइंट वाइज हम लिखा रहे हैं वो आप लिखते चलिए, समझ रहे हो? जैसे मैं लिखा रहा हूं ना, आप अपने कॉपी पर सिर्फ वैसे छापते जाइए, काफी है, समझ रहे हो? सबसे पहली पॉइंट हमने क्या लिखाया कि कोशिका क्या होता है? कोशिका यानी कि सेल क्या होता है? सेल। सेल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि ये जो कोशिका है ना, यानी कि सेल की अगर हम बात करेंगे, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब मेरे भाई ये जो सेल है ना, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका जब हम अर्थ के बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है आपका, क्या होता है इसका अर्थ? जो अब माफ कीजिएगा, ये जो सेल है ना, सेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है, समझ रहे हो ना? और ये जो सेल ग्रीक भाषा का शब्द है और यह सेल्यूला से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा में जो सेल्यूला है ना, सेल्यूला क्या होता है? सेल्यूला से लिया गया है। सेल किससे लिया गया? सेल्यूला से लिया गया। अब ये जो सेल्यूला का मतलब होता है बंद कमरा। क्या होता है? सेल्यूला का मतलब होता है बंद कमरा, समझ रहे हो? तो ये जो सेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो सेल्यूला से लिया गया है और सेल्यूला का मतलब होता है बंद कमरा। सेकंड पॉइंट में लिखो यही बात। चलो, सेल। सेल यानी कि जो कोशिका है, यह एक क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वह एक बंद कमरा होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ बंद कमरा होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिस प्रकार आप एक घर को बनते देखते होंगे या फिर एक जो दीवार को बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि कई सारे ईंट जो है वो जब आपस में जुड़ते हैं ना तो एक दीवार का रूप लेता है। मेरे भाई अगर हम आपसे ये कहेंगे कि बताओ वो जो दीवार के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली जो ईटा है ना, उसी को आप कहोगे कि दीवार के सबसे छोटी इकाई ईंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो सजीव है, जितने भी सजीव हैं, उनका शरीर के जो सबसे छोटी इकाई है ना वो एक कोशिका होता है और बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक जीव के शरीर का निर्माण करता है, समझ रहे हो? तो आप लिखो कि सजीवों के सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। सजीवों के सबसे छोटी इकाई को सजीव की सबसे छोटी इकाई सजीव के सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। कोशिका
होता है। अब कहोगे कि सर अब ये जो कोशिका को हम आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है, तब पर भी वो शरीर का निर्माण कर देता है। हाउ इज पॉसिबल मेरे भाई, लेकिन ये कैसे संभव है? तो देखो बहुत सारे कोशिका, क्या बहुत सारे कोशिकाएं जो है वह आपस में जब मिलते हैं ना तो एक टिश्यूज का निर्माण होता है। क्या होता है? एक टिश्यूज का निर्माण होता है। और बहुत सारे, क्या बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं ना तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। तो लिखो। अब देखो जो कोशिका के समूह को, क्या होता है? कोशिका, कोशिका के जो समूह, क्या होता है? कोशिका के जब समूह आपस में मिलता है तो एक टिश्यूज का निर्माण करता है। क्या करता है? कोशिका के समूह जब आपस में मिलता है तो एक एक टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू मतलब समझते हो क्या होता है? टिश्यू का हिंदी मतलब होता है उत्तक। क्या होता है? बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक बनता है। और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं ना तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलता है तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कि एक अंग का निर्माण होता है। समझ रहे हो? किसका निर्माण होता है? एक अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं ना तो एक ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। ORGAN, ऑर्गन, TEM, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र, क्या होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे जब उत्तक आप बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। मेरे भाई यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सब। प्लीज आप लोग इसे याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब एक कोशिकाओं के समूह आपस में मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है। और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आप लोग हेडिंग डालो कि अब जो कोशिका है ना, यानी कि जो सेल है, सेल का अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, सेल का हिस्ट्री मतलब कि चलो आज हम पढ़ते हैं कोशिका का इतिहास। आखिर क्या है कोशिका का इतिहास? चलो कोशिका के इतिहास को हम पढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो कोशिका का खोज ना सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक का यह दुर्भाग्य था कि उन्हें एक मृत कोशिका मिल गई थी। समझ रहे हो? तो सबसे पहली पॉइंट लिखो कि 1665 ईस्वी में, क्या 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, क्या रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया। क्या? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका का खोज किया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो जब कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को खोजता है
और उन्हें पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो पता है बहुत से वैज्ञानिकों को यह बात पता चलता है कि फलाना ने उस चीज को खोज किया है। अब उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो चीज खोजता है उसी चीज में कुछ और वो खोजने लगता है। तो बात ऐसे ही रहा, चलता रहा। तो जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोज कर लिया, तो बहुत से वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि चलो भाई, ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने मृत कोशिका की खोज की ना, चलो अब हम जीवित कोशिका की खोज करते हैं। तो सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लुहन हॉक। लुहन क्या होता है? लुहन हॉक क्या होता है? लुहन हॉक नामक एक वैज्ञानिक आया जिन्होंने जीवित क्या होता है कि जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की, कोई दिक्कत नहीं है। लुहन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। फिर एक और वैज्ञानिक आया इसी क्रम में, क्या है मेरे भाई? फिर एक और वैज्ञानिक आया इसी क्रम में सन 1831 ईस्वी में। क्या 1831 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि यह एक कोशिका है। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि यह कोशिका है, और कोशिका के जो होता है ना वो बाहर एक पतली क्या होता है, पतली जो होता है वो झिल्ली नुमा एक संरचना है, जिसको पता है क्या कहा, कोशिका झिल्ली कहा। और बट इन्होंने देखा अंदर झांक करके तो बीच में इन्हें एक जो है ना वो गोलानुमा संरचना दिखाई दिया। चूंकि यह कोशिका के माध्यम में था यानी कि केंद्र में था, इसीलिए इसको नाम जो होता है वो केंद्रक रखा गया। समझ रहे हो? तो सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज कर दिया मेरे भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। किसका? केंद्रक का खोज किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और वैज्ञानिक आ जाता है। कब? 1839 ईस्वी में। कब मेरे भाई? फिर एक और वैज्ञानिक आता है सन 1839 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है? पुरकेंजी। क्या होता है? पुरकेंजी नामक एक वैज्ञानिक आता है। और कब आता है? 1839 ईस्वी में पुरकेंजी नामक एक वैज्ञानिक आता है, और ये जो है ना वो कोशिका मतलब कि जीव द्रव की खोज करते। समझ रहे हो? अब ये कोशिका है, क्या है? यह कोशिका है। कोशिका के बीच में क्या है? केंद्र है। समझ रहे हो? और इनके केंद्र, अब क्या, कोशिका के केंद्र और ये जो इनके साइड में जो भी द्रव पाई जाती थी, इसको पुरकेंजी ने कहा था कि यह एक जीव द्रव है। समझ रहे हो? तो सन 1839 ईस्वी में पुरकेंजी ने क्या किया बाबू? जीव द्रव का खोज कर दिया। जीव द्रव का खोज किया। इसका मेरे भाई जीव द्रव का खोज कर दिया। 1839 ईस्वी में पुरकेंजी ने किसका खोज कर दिया? जीव द्रव का खोज कर दिया। चलो आगे चलते हैं। लिखो। तो इसमें अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट ये लिखो कि मेरे भाई एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एस्लाइडेन एवं स्वान। क्या है? एस्लाइडेन एवं स्वान, ये वैज्ञानिक
पता है इसने क्या कहा, कि इसने कहा कि इस संसार में जितने भी जीव है ना, सभी जीव के शरीर कोशिका से बना हुआ है। यानी कि सभी सजीव जो है कोशिका से बना है। क्या है? सभी सजीव कोशिका से बना है। फिर इसके बाद सन 1831 ईस्वी में सन 1851 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम हो जाता है 1851 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है बिरचो। अब बिरचो ने क्या कहा था पता है? अब देखो जैसे कि ये हाथ है, अगर हम एक चाट मार दिए यहाँ पर और ऐसे करके निकाले तो इस स्थान के बहुत से कोशिकाएं जो है वो मर गए होंगे और बहुत से कोशिकाएं इसमें सटकर वापस निकल गए होंगे। तो मतलब कि हमारे शरीर में एक दिन में बहुत से कोशिकाएं मरते हैं और बहुत से कोशिकाएं जन्म लेते हैं, समझना। तो ये जो बिरचो है इन्होंने कहा कि जब वो जीवों के शरीर में नए कोशिका का निर्माण जो है वो पहले से उपस्थित कोशिका से ही होती है। यानी कि क्या कहा था कि नए कोशिका का निर्माण, नए कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। क्या होता है? पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है। क्या है? फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है सन 1800 फिर कब आता है मेरे भाई? फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है सन 1834 ईस्वी में। उस वैज्ञानिक का नाम क्या होता है? स्ट्रास। क्या होता है? स्ट्रासबर्गर। अब स्ट्रासबर्गर सन 1834 ईस्वी में आता है और ये कहता है कि जो कोशिका के बीच में अर्थात जो केंद्रक है ना, ये जो है वो आपका वंशानुगत होता है। यानी कि ये जो है ना, ये जो होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर मान लो यह क्या है बाबू, यह एक महिला है। क्या है? यह एक महिला है और यह एक पुरुष है। इन दोनों के आपस में संबंध जो है वो पति पत्नी की है। ये दोनों मिल करके एक संतान को जन्म देता है। तो इनके बाप में जो केंद्रक होगा ना, वो इनके संतान में भी चला आएगा। यानी कि जो बाप के लक्षण है ना, वो बेटे उनके संतानों में चला जाता है। इसी को हम लोग वंशानुगत कहते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो क्या कहा था? स्ट्रासबर्ग ने कहा कि केंद्रक क्या होता है मेरे भाई? केंद्रक जो होता है वो वंशानुगत होता है। क्या कहा? कि केंद्रक वंशानुगत। क्या होता है? केंद्रक वंशानुगत होता है। क्या होता है मेरे भाई? केंद्रक वंशानुगत होता है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है। कब? क्या होता है? 1931 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आता है। एक का नाम होता है एल्पोल। क्या होता है? एल्पोल एवं ईरस्का। क्या होता है? एल्पोल एवं ईरस्का। क्या होता है? ईरस्का। एल्पोल एवं ईरस्का जो होता है वो वैज्ञानिक आया था। पता है ये दोनों, पता है किसका खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? माइक्रोस्कोप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जूमिंग जो होता है वो 1 लाख होता है। क्या होता है? 1 लाख तक इसका जूमिंग होता है। और जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, इसको सबसे पहले इन्हीं के द्वारा देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एल्पोल एवं ईरस्का ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया था। अब देखो इसके बाद जो होता है, बस आपकी 1-2 पॉइंट और लिखवा देता हूँ। हमारे कोशिका की जो हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री ऑफ सेल, इनका कोशिका की समाप्त हो जाएगा, समझ लो। अब देखो इसके बाद आप ये लिखो
कि ये जो कोशिका है, कोशिका के जो कोशिका में जो होता है सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। अब देखो जैसे कि अगर हम बात कहेंगे कि अगर आप घर बनाते होंगे तो घर में जो है ना कोई ना कोई वस्तु ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, समझ रहे हो ना। तो कुछ ऐसे वस्तु होंगे जो सबसे छोटे होंगे मेरे भाई। तो अब ये जो है लिखो सबसे छोटी कोशिका। ठीक उसी प्रकार जो सजीव है ना उनके शरीर में बहुत से कोशिका पाए जाते हैं और उन्हीं कोशिका में से सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है, क्या नाम है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम नाम है। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम क्या होता है, यह क्या है, यह सबसे छोटी कोशिका है। तो चलो मेरे भाइयों, समय को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। तो यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे जो होता है यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ये भी याद रखनी है कि आप अपने प्यारे प्यारे अंगूठों से हमारे चैनल को जो होता है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट है जो क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनके पास जो है वो ये क्लास शेयर करिएगा। क्योंकि क्लास 9th प्लस जो जनरल कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है, इन सभी के लिए ये रामबाण है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा क्लासेस है जो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।